हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों सीडीपी एंड पेडागोजी यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज की क्लास नंबर 15 यानी क्लास नंबर 15 देखने वाले हैं। साथियों, इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 421 से क्वेश्चन नंबर 450 तक देखने वाले हैं। साथियों, एक तरह से ये आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 15 होने वाला है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों आज का पहला क्वेश्चन। साथियों, क्वेश्चन नंबर 421, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? साथियों, ऐसी कौन सी शिक्षा प्रणाली है जो सृजनात्मकता में सहायक होगी? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता। बताइए साथियों, कौन सी शिक्षा प्रणाली ऐसी है जो सृजनात्मकता में सहायक होगी? तो साथियों, जो अभिसारी चिंतन है यह सृजनात्मकता का गुण नहीं है, बल्कि साथियों अपसारी चिंतन सृजनात्मकता का गुण है। कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना यह बिल्कुल सही बात है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा। विचार मंथन पर बल देना यह भी सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा। असहमति के प्रति सहनशीलता यह भी सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा। अर्थात साथियों ऑप्शन 1, 2 एंड 4 यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 422 साथियों, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार्ट बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। बताइए साथियों, आंतरिक प्रेरणा का कौन सा ऑप्शन है जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है? साथियों, 90% अंक लाने पर घड़ी दिलाना यह बाह्य प्रेरणा हो गई। रूमी अपना गृह कार्य कर रहा है क्योंकि साथियों टीवी देखने को मिलेगा, यह भी एक बाह्य प्रेरणा हो गई। अध्यापिका की प्रशंसा साथियों यह भी एक बाह्य प्रेरणा हो गई। परंतु साथियों अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोतों की तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में उसकी रुचि है। साथियों, रुचि जो है यह एक आंतरिक प्रेरणा है, अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 423, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देने की एक विधि है। यंत्रवत अधिगम को बढ़ावा देने की, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम को, अन्वेषित अधिगम को या निर्देशात्मक अधिगम को? बताइए। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देता है। या साथियों किसको बढ़ावा देता है? तो साथियों यह अन्वेषित अधिगम को यानी खोज अधिगम को, खोजी अधिगम को क्या करता है? बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 424, विकास है, एक आयामी है, एक दिशाई है, में बदलाव किया जा सकता है, आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित होता है। बताइए विकास के संबंध में कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही कहता है? तो साथियों जो विकास है क्या वह एक आयामी होता है? तो बिल्कुल नहीं। क्या एक दिशाई होता है? तो बिल्कुल नहीं। क्या विकास में बदलाव किया जा सकता है? आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से विकास क्या निर्धारित होता है? तो साथियों ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है विकास, ना कि आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित होता है। साथियों विकास में बदलाव किया जा सकता है। कैसे साथियों? वातावरण के द्वारा बदलाव किया जा सकता है। साथियों कहा जाता है कि यदि किसी बालक का वंशानुक्रम या आनुवंशिकता सही नहीं है, अगर उसको अच्छा वातावरण दिया जाता है तो उसके विकास को एक अच्छी दिशा दी जा सकती है, यानी उसमें बदलाव किया जा सकता है, यानी वातावरण के द्वारा उसमें बदलाव किया जा सकता है। इसलिए साथियों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यह एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 425,
जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? साथियों, नवीन स्कीमा का निर्माण क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है या संगठन कहलाता है? बताइए साथियों। समायोजन यानी एकोमोडेशन यानी चेंज स्कीमा। साथियों, समायोजन में क्या होता है? स्कीमा में परिवर्तन किया जाता है, स्कीमा को बदला जाता है, यानी नए स्कीमा का निर्माण किया जाता है। आत्मसातीकरण में क्या होता है? उसी स्कीमा में साथियों कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। अनुकूलन तो आप सभी जानते हैं, संगठन भी आप जानते हैं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए समायोजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नए स्कीमे के निर्माण की बात कही गई है, यानी एकोमोडेशन यानी समायोजन हो जाएगा। समायोजन में नए स्कीमा का निर्माण किया जाता है। स्कीमा क्या होता है साथियों? तो स्कीमा ज्ञान की एक इकाई होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 426, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा है और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? चार्ल्स स्पियरमैन ने, एल्फ्रेड बिनेट ने, थियोडोर साइमन ने या हार्वर्ड गार्डनर ने? बताइए, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा है तथा बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? यानी साथियों बहुबुद्धियां बताई हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप सभी जानते हैं, हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दिया है। अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 427, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और पार्टी की क्या भूमिका होती है? कक्षा में शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, छात्र क्रियाशील परंतु अध्यापक निष्क्रिय होते हैं, अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील होते हैं, अध्यापक क्रियाशील परंतु छात्र निष्क्रिय होते हैं? बताइए, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और पार्टी की क्या भूमिका होती है? पार्टी का यहाँ मतलब साथियों छात्रों से है, छात्रों के समूह से है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अध्यापक और छात्र दोनों क्रियाशील होते हैं संरचनावादी कक्षा में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 428, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण करके, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति द्वारा, सहयोगात्मक अधिगम द्वारा या साथियों मानकीकृत निर्देश द्वारा? बताइए, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? तो साथियों, एक समावेशी कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत लक्ष्यों के निर्धारण द्वारा और साथियों सहयोगात्मक अधिगम द्वारा सहायता मिल सकती है, यानी ऑप्शन एक और ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 429, ये जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती हैं? बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया यानी साथियों मोड़कर रखने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव? बताइए साथियों, ये सारी प्रक्रिया किस किस स्मृति में संगठित होंगी? अल्प अवधि स्मृति में, दीर्घ अवधि स्मृति में, संवेदिक में या कार्यकारी में? बताइए। 429 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? दीर्घ अवधि स्मृति में। साथियों, आप बाइक की सवारी करते हैं या बाइक सीख लेते हैं तो साथियों आपकी दीर्घ अवधि या स्मृति में स्टोर हो जाती है उसकी प्रक्रिया। आप जब भी बाइक चलाते हैं उसको चला पाते हैं। इसी प्रकार साथियों आप पेड़ में चढ़ने का अनुभव भी नहीं भूल पाते और कपड़े जो धुले हुए होते हैं उनको रखने की प्रक्रिया को भी, तह से रखने की प्रक्रिया को भी आप नहीं भूल पाते। अर्थात साथियों ये दीर्घ अवधि में स्मृति में क्या होता है? स्टोर होता है या संगठित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 430, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के गले में वृद्धि, विद्यालय की पाठ्यचर्या के यहाँ पर पाठ्यचर्या में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व? बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश पर आई यदि आपसे पूछ ले तो साथियों कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती और विद्यालय की पाठ्यचर्या में वृद्धि।
रटंत अधिगम को महत्व नहीं दिया जाता। साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन 2 लिखा हुआ है इसमें कुछ गलती है, तो आप इसको नजरअंदाज करिएगा। आप इनमें से ऑप्शन पहला और ऑप्शन चौथा, ऑप्शन दूसरे में साथियों कुछ बात लिखी थी जो सही है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 431, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ होता है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता, एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विकास पूर्णतः संख्यात्मक और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। बताइए विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो साथियों विकास शरीर के केंद्र से बाहरी भाग की तरफ होता है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों विकास आनुवंशिकता और वातावरण से क्या प्रभावित नहीं होता, तो बिल्कुल गलत बात है। जबकि विकास के बारे में आप सभी जानते हैं, विकास जो है आनुवंशिकता और वातावरण या पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसलिए साथियों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 432, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें संकल्पों का प्रगटीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे। बताइए साथियों अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को कौन से तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें से सबसे अच्छा आपको देखना है कौन सा है। साथियों अपसारी चिंतन यानी साथियों सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, ये भी साथियों एक अच्छा विकल्प है, जिसमें संकल्पों और प्रगटीकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, तो ये तो साथियों ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सरलता से जटिलता की ओर होना चाहिए। प्रतिद्वंदित्वात्मक जो संस्कृति है इसको पैदा भी नहीं करना आपको, यानी ऑप्शन साथियों इसका सी जो है वह बहुत अच्छा माना जाएगा, यानी जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 433, निम्न में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण के समनुरूप है। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से ऊपर। बताइए साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हुई है। साथियों संवेदी पेशी अवस्था 0 से 4 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था साथियों 7 से 11 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप पियाजे महोदय की बात करें तो इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास की साथियों 4 अवस्थाएं बताई हैं, इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 434, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। बताइए भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाव देते हैं। तो साथियों इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 435, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। केवल व्यावसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अलगावी शिक्षा या सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। बताइए शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। तो कौन सा मॉडल साथियों सुझाया गया है, समावेशी शिक्षा का मॉडल सुझाया गया है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 436, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण काफी प्रभाव पड़ता है, कक्षा का वातावरण काफी प्रभाव डालता है। प्रवीणित अभिमुखी अधिगम यानी वह अधिगम जो समझने पर साथियों जोर देता है। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी, स्पर्धात्मक या व्यक्तिपरक, अध्यापन प्रधान या सहकारात्मक या सहयोगात्मक अधिगम। बताइए वह अधिगम साथियों जो समझने पर जोर देता है, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए। तो साथियों जो कक्षा का वातावरण है वह सहकारात्मक या सहयोगात्मक होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 437, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग या शिक्षा शास्त्रीय उपागम। बताइए
अधिगम को प्रभावित करने वाले कारण निम्न में से कौन कौन से हैं? तो साथियों जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं वह कौन कौन से हैं साथियों? अभिप्रेरणा से भी अधिगम प्रभावित होता है, सामाजिक संदर्भ से भी होता है, संवेग से भी होता है, शिक्षा शास्त्रीय उपगम से भी होता है साथियों, स्वास्थ्य से भी होता है, परिपक्वता से भी अधिगम प्रभावित होता है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, यानी ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सारे पॉइंट इस क्वेश्चन के सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर साथियों 438, विकास के क्षेत्र में विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या शारीरिक क्षेत्र? बताइए साथियों, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर साथियों 439, हिंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलवर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास या व्यक्तिगत विकास? बताइए। हिंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलवर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? तो साथियों इन्होंने नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। इन्होंने साथियों नैतिक विकास के 3 स्तर बताए। कितने साथियों? 3 स्तर बताए और इन तीनों स्तर की कुल साथियों 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 440, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है? बताइए, एक प्रगतिशील कक्षा में के संदर्भ में कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी क्या होते हैं साथियों? अधिगम में एक्टिव रूप से कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 441, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होने चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना? बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? साथियों अंतर्निहित सिद्धांत कौन से होने चाहिए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 441, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 442, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए, यानी साथियों बालकों का जो व्यवहार है या स्वभाव है उसको समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का या प्राकृतिक विज्ञान का? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों बालकों के स्वभाव को समझना है अर्थात बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 443, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है? इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है, यह आकलन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों तथा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है, इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है? साथियों इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है, यह सही नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थी स्वयं एकत्र नहीं करते बल्कि अध्यापक करते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों 444, सीखने की गति है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर, व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों दोनों से स्वतंत्र? बताइए साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों सीखने की गति व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 445, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को
प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है, ना केवल आनुवंशिकता से, आनुवंशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से, ना तो आनुवंशिकता से और ना ही वातावरण से। बताइए साथियों, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास केवल वातावरण से प्रभावित होता है। इस विचार पर साथियों प्रबलीकरण और दंड आधारित हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप आनुवंशिकता में दंड थोड़ी दे सकते हैं, आप वातावरण में ही दंड दे सकते हैं। ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 446, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। माफ करिएगा, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया हैं, भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। बताइए, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे का क्या कथन है, जीन पियाजे ने भाषा और चिंतन के संबंध में क्या कहा है। तो इनका मानना था कि चिंतन जो है वह भाषा का निर्धारण करता है। क्या साथियों, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, जबकि वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। यानी ऑप्शन ए क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 447, जेंडर एक डॉट डॉट अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, जैविक अवधारणा है, सामाजिक अवधारणा है या शारीरिक अवधारणा है। बताइए। तो साथियों जो जेंडर है यह एक सामाजिक अवधारणा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 448, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डॉट डॉट बनाती है, सक्रिय अन्वेषक, सक्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अनुयायी या निष्क्रिय अन्वेषक। बताइए, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई जो शिक्षा है वह बच्चों को डॉट डॉट बनाती है, बच्चों को क्या बनाती है। तो साथियों वह सक्रिय अन्वेषक यानी खोजकर्ता बनाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 449, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है, तो वह साथियों कौन सी अवस्था है। ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें साथियों तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में साथियों सोचना प्रारंभ करता है और परिपक्व किस में हो जाता है, औपचारिक में। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 450, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बहन के साथ मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक प्रतियोगात्मक अधिगम करता है, स्वप्रेरित अधिगम करता है, प्रदर्शन अभिमुख अधिगम करता है या साथियों बाह्य प्रेरित अधिगम करता है। तो साथियों जो रोहिणी है वह स्वप्रेरित अधिगम करता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 421 से क्वेश्चन नंबर 450 तक कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन भी जरा दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।